हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं जेई मेंस में रोटेशनल डायनामिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो रोटेशनल डायनामिक्स में 4 सेगमेंट ऐसे होते हैं जिसमें से जनरली प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फर्स्ट सेगमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड सेगमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थर्ड सेगमेंट है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा का एप्लीकेशन जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज हो रहा हो, और साथ के साथ बच्चों रोलिंग पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा के एप्लीकेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे एंड इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज हो रहा होगा। बच्चों, प्रॉब्लम्स की खास बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को दो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि हम एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन को निकाल के सॉल्व करें, या ऐसा भी हो सकता है कि हम क्वेश्चन को डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से लेकर जाएं जिससे हमारा टाइम सेव हो सकता है। तो बच्चों, क्वेश्चन को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रोटेशनल डायनेमिक्स में फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का प्रॉब्लम गलत ना हो, तो इस वीडियो में हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। और आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट खराब है तो आप उसको रीबिल्ड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, बिकॉज मैं बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बता रहा होता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइव होता है। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ जेई मेंस ही नहीं, जेई एडवांस में भी आपकी हेल्प करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक राउंड ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखते रहिएगा और लैंग्वेज भी सुनते रहना। ये एक राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक राउंड ऑब्जेक्ट है और हमने कहा कि इसको यहां से हमने इस तरीके से हिंज से पकड़ रखा है। मतलब आप समझ पा रहे हो ये कैसे घूम सकता है। अगर हम इस बॉडी को चाहें तो इस तरीके से हम घुमा सकते हैं अबाउट द गिवन एक्सिस। देखिएगा कैसे इसको हम इस तरीके से बच्चों ऐसे घुमा सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक राउंड ऑब्जेक्ट है, आपको दिख गया एक्सिस। तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये बोर्ड के प्लेन में घूम रहे हैं तो एक्सिस जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। हमें हमें प्रोवाइडेड है कि इसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है। ठीक है, रेडियस 2 मीटर है और यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है F, दैट इज 10 न्यूटन। ओके, एक टेंजेंशियल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, इसका रेडियस 2 मीटर है। और आपको बताया गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन आई की वैल्यू गिवन है बच्चों, दैट इज मान लीजिए 10 kg मीटर स्क्वायर। अभी मैंने सारी चीजें आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया है। इस एक्सिस के अबाउट हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका रेडियस है 2 मीटर और एफ आपको दिया हुआ है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा बच्चों हमें क्या क्या एनालाइज करना है। तो इनिशियली ये रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली ये रुका हुआ है बच्चों। ठीक है, वन बाय वन हम लोग चीजें सॉल्व करेंगे। तो ये रेस्ट पर है और हम एक टेंजेंशियल फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। बाकी सारे डेटा आपको गिवन है। ठीक है, इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। दूसरा आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। ओके बच्चों, तो हमें इसके एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आफ्टर 5 सेकेंड, कितना होगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, जो भी हमने आपको प्रोवाइड किया है आफ्टर 5 सेकेंड। देखिएगा बच्चों वन बाय वन कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुझे इन्होंने बताया कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, हम यहां से कितना फोर्स लगा रहे हैं, लगातार इस जगह पर 10 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यू लगा रहे हैं। तो सबसे पहला काम मुझे ये दिखाई देगा कि ये बॉडी कंस्ट्रेंड है। कैसे? बिकॉज आपको दिखाई दे रहा है ये यहां पर इसका एक्सिस फिक्स है।
ठीक है, जैसे आपके दरवाजा होता है ना, गेट, उसका जो एक्सिस है वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता, वैसे ही ये भी एक्सिस फिक्स है। बच्चों बातें पूरी ध्यान से सुनना, तब आप रोटेशन के टफ से टफ प्रॉब्लम कर पाएंगे। बात समझ गए? इसलिए मेरी बात को इग्नोर कभी भी मत करना है, बिकॉज हम उस लेवल से पढ़ाते हैं जिसमें आप ओलंपियाड तक चाहे कैसा भी खतरनाक क्वेश्चन हो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोचना पूरा पड़ेगा, अधूरा नहीं। तो बच्चों पहले मुझे बताइए, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, क्या और भी कोई एक्सटर्नल फोर्स है? तो बच्चों यहां पर हमें ग्रेविटी के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि ये बॉडी हमारी यूनिफॉर्म है, ठीक है, ताकि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया। तो जैसे वैसे अगर मान लो मैंने नहीं बताया तो ग्रेविटी के बारे में मत सोचो थोड़ी देर के लिए, बट अगर बाई चांस सोचना भी हो तो mg कहाँ लगाया जाता है? उसके सेंटर ऑफ मास पे, फॉर द एनालिसिस ऑफ टॉर्क। तो आप देख सकते हो अगर ये बॉडी बाई चांस यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे ही आ जाएगा, तो mg का टॉर्क 0 आ गया। अच्छा, मैं अभी बहुत आराम से सोच रहा हूँ कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, एक F एक्सटर्नल फोर्स है, बट आप एक बात बताइए, आपने एक डिस्क को एक एक्सेल के अंदर इस तरीके से फंसा रखा है, तो क्या आपको इस बात की फील आ रही है कि इस एक्सेल ने भी तो इसको यहीं पे रोक के ऐसे रखा हुआ है कि नहीं? तो ये जो एक्सेल है ये यहाँ पर इस जगह पर एक्सेल, यानी कि यहाँ पे ये जो एक्सेल है ये भी क्या कर रहा होगा बच्चों? डिस्क को फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो पहला पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछे यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो है ये 10 न्यूटन, हम mg को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ mg का कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। अब बात कर रहे हैं यहां पर एक्सेल ने भी डिस्क के ऊपर फोर्स लगाया है, तो टेक्निकल वे में डिस्क पे कौन कौन सा फोर्स है? एक तो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स है और एक एक्सिस के ऊपर भी फोर्स है। अभी मुझे नहीं पता है कितना एक्सिस का फोर्स, लेकिन एक्सिस के ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा। आप सिर्फ डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, तो एक्सिस पे जो एक्सेल आपने लगा रखा है वो एक्सेल डिस्क पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा उसको यहीं पे बनाए रखने के लिए। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स दो हैं, एक 10 न्यूटन और एक एक्सिस पे लगने वाला, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि जब बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन में होती है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। तो हमें मालूम है कि टॉर्क अबाउट एक्सिस जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस इनटू अल्फा के इक्वल होता है। तो जिधर टॉर्क लगेगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो पहले हम टॉर्क देखें, और टॉर्क किनका होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस का। तो यहां पर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स दो हैं, एक तो हिंज जो फोर्स लगा रहा होगा, जो कि मान लो मुझे थोड़ी देर के लिए मालूम नहीं है, ठीक है। और ऐसा कर देते हैं, मैं इस जगह पर ग्रेविटी तो हटा देता हूं, ठीक है, ग्रेविटी फ्री मान लो थोड़ी देर के लिए, हम यहाँ पर ग्रेविटी कंसिडर नहीं करें। हालांकि बच्चों अगर ग्रेविटी होता भी तो भी कोई दिक्कत नहीं करता, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इसी जगह पे होता, तो mg जो है यहीं पर हम बना रहे होते। बट अभी मैं चाहता हूं आप लोग इसको ग्रेविटी फ्री सोचें, ठीक है। तो ग्रेविटी फ्री है और ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा बच्चों, टॉर्क जो है एक्सिस के अबाउट वो एंगुलर एक्सीलरेशन जनरेट करेगा। तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए मुझे सारे एक्सटर्नल फोर्स देखने हैं। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं, ये है एक्सिस, तो बच्चों यहाँ पर जो एक्सल ने फोर्स दिया होगा या हिंज का फोर्स जो भी होगा वो फोर्स पास तो यहीं से करेगा। और जब हम एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते हैं तो आपको पता है एक्सिस पे कोई पॉइंट लेके आर वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, तो जब कोई फोर्स एक्सिस पे ही लग रहा हो उसका टॉर्क तो जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो मैंने किसके लिए लिखा? जो फोर्स यहाँ पर आ रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन डिस्क पे यहाँ भी फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा कितना। दूसरा बच्चों, एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना है, तो याद रखिएगा मेरा एक्सिस ये है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क उस फोर्स का आता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। देखो बच्चों, ये एक्सिस है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में ये हमारा फोर्स है। तो डेफिनेटली इस फोर्स के लिए हमें पहले तो आर परपेंडिकुलर जोड़ना पड़ेगा। तो ये आर परपेंडिकुलर तो कैपिटल आर है, और जो फोर्स है और आर परपेंडिकुलर, ये फोर्स का वैसे तो हमें कंपोनेंट लेना होता है एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में, लेकिन मैंने क्या कहा था बच्चों, ज्यादातर कंडीशन ऐसी ही मिलेंगी जहां पर
फोर्स जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में ही है, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सीधा इसी फोर्स का आर परपेंडिकुलर के साथ, तो ये आर परपेंडिकुलर है और ये एफ है। बताइए टॉर्क कितना आएगा? तो आर परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, और साइन थीटा आप देखेंगे तो 90 है, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि यहां से जो हमारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारा एग्जैक्टली कैपिटल आर के इक्वल ही है। तो बच्चों यही है क्या टॉर्क? देख लो, जब आप इतना पूरा सोचने की आदत डालेंगे तो फिर कोई घुमाया हुआ क्वेश्चन भी आपको आसान दिखेगा। तो देख लीजिए मैंने कितने आराम से टॉर्क लिखा है, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो बच्चों इस टॉर्क की डायरेक्शन जरा बताओगे क्या? तो आर क्रॉस एफ, वैसे आर परपेंडिकुलर क्रॉस ये है, तो आर क्रॉस एफ बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, यानी मैंने चेक किया तो मुझे टॉर्क जो है वो इस डायरेक्शन में दिखा, इनवर्ड। तो टॉर्क की डायरेक्शन बच्चों इनवर्ड है, टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड है जिसका सेंस है क्लॉकवाइज सेंस, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज कभी नहीं बोलना है। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, तो इसीलिए एक ही टॉर्क है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, आई एक्सिस इंटू अल्फा। तो पहले देखो आर परपेंडिकुलर है कैपिटल आर इंटू एफ इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इंटू अल्फा। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। यहां पर बच्चों क्योंकि टॉर्क हमारा इनवर्ड था, नेट टॉर्क, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा। याद रखिएगा ये क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ओके, तो बताइए व्हाट इज योर अल्फा? आई एम गेटिंग दिस अल्फा इज आर एफ अपॉन आई अबाउट एक्सिस। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है, कितना है एंगुलर एक्सेलरेशन? रेडियस कितना है? रेडियस है 2 मीटर, 2, फोर्स कितना है बच्चों? 10 न्यूटन, divided by moment of inertia about given axis, it is also 10, so the angular acceleration is 2 radian per second square, 2 radian per second square। ये बच्चों इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन समझ गए? ठीक है। अब बच्चों अगर आप ये नोटिस करें कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम हमेशा फोर्स यहीं पे लगा रहे हैं, तो हर इंस्टेंट पे टॉर्क इतना ही आएगा, तो हर इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, दैट मींस दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों फिजिक्स इंटरकनेक्टेड होता है ना, हर एक चीज। अभी आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, अब आगे की जो बातें हैं इन्होंने कहा एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमें पता है, वैसे तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं, बट अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमने इसका इंटीग्रेशन भी याद किया हुआ है कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो देखिएगा बच्चों ओमेगा इनिशियल है 0, अल्फा है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है बच्चों? आफ्टर 5 सेकंड। तो आफ्टर 5 सेकंड मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, दैट ओमेगा इज 10 रेडियंस पर सेकंड। देख रहे हो बच्चों, मतलब अगर आप इसको एफ फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो इस तरीके से ये आता रहेगा। बात समझ गए? तो लगातार टाइम के साथ इसकी एंगुलर वेलोसिटी लगातार 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 बढ़ती जा रही है, ठीक है। और बच्चों ये जो एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो आपने एंगुलर वेलोसिटी भी एनालाइज कर लिया। अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आफ्टर 5 सेकंड। डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी में सबका हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है, और हमें मालूम है कि जो हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, अब थर्ड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी, तो इतने सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एक साथ हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? हाफ। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कहाँ गया? ये है 10, हाफ इंटू 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बच्चों ओमेगा भी 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 500 जूल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने हाईलाइट किया है कि यहाँ पर ये जो एक्सेल है ये भी कुछ फोर्स दे रहा होगा, ठीक है। तो कैसे पता करें? अभी तक उसका रोल क्यों नहीं आया बच्चों? बिकॉज हम टॉर्क अबाउट एक्सिस लिख रहे हैं ना, तो जिस एक्सिस के अबाउट हम बात कर रहे हैं
उसी एक्सिस से हमारा फोर्स पास कर रहा है, इसलिए उसका टॉर्क 0 आएगा। इसलिए आपको इस एक्सप्रेशन में यहाँ वाला फोर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात बताइए बच्चों, अगर मुझे पता करना हो कि यहाँ पे कितना फोर्स है, तो देखना ये जो डिस्क है इसके ऊपर एक फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ कितना फोर्स है, 10 न्यूटन का, है कि नहीं। तो बच्चों आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ा है, और बाय चांस मैंने आपको बता दिया है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। बताइए, किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स उसका सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करते हैं क्या? थ्योरी ये है, ध्यान रखना, कि सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कौन करता है? एक्सटर्नल फोर्स। अभी आपको एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे 10 न्यूटन दिख रहा है बस। तो क्या इसका, अगर हम बात करें कि सिर्फ यही एक्सटर्नल फोर्स होता तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करना चाहिए था, एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन की वजह से। लेकिन आप देख सकते हो बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही फिक्स रहेगा, हमारा डिस्क लगातार 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 घूमता रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे कब होगा? रिमेन एट रेस्ट, जब उसके ऊपर मतलब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये 10 न्यूटन है, बिकॉज हमें पता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए समेशन एफ एक्सटर्नल भी 0 होना चाहिए। याद रखिएगा, चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, सेंटर ऑफ मास उसके बाद रोटेशन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये 10 न्यूटन यहां से लग रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर जो हिंज ने फोर्स दिया होगा ताकि एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो जितना फोर्स यहाँ नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स F। ये हिंज जो भी है आपका, एक्सल हिंज जो कुछ भी आप बोलना चाहें, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है ताकि 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें। तो बच्चों, जब मैं डिस्क का मोशन देख रहा था तो मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पे भी फोर्स है। वो बात अलग है जब मैं एक्सिस के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लगा रहा हूं, तो मुझे उस फोर्स को सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका टॉर्क एक्सिस के अबाउट 0 होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को एज अ कॉन्सेप्ट जब आप सीख रहे हैं, तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है, एक और फोर्स यहां होना चाहिए, और कितना? बिकॉज सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो जितना फोर्स ये है उसी के अपोजिट ये वाला फोर्स एक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स और बात करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो यहां पर कितने पार्टिकल्स हैं? इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, है ना। तो ये इनफाइनाइट पार्टिकल्स का जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम एक साथ अप्लाई करेंगे, तो ये पूरी बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियली क्या था ये? इनिशियली ये हमारा रेस्ट पर था। तो बताइए बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल इतनी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो यहां पर बच्चों जितने भी इंटरनल वाले फोर्स हैं यहां पर, उनका तो कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। सिर्फ इस F का और इस F को देखना पड़ेगा, एक तो हिंज का फोर्स और इस एक ये वाला F। तो अगर हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें इस वाले फोर्स का वर्क प्लस इस वाले फोर्स का वर्क, लेकिन इस फोर्स का वर्क डन 0 है। क्यों? बताइए, इस फोर्स का वर्क डन 0 है, क्यों? बिकॉज ये वाला फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो पॉइंट रेस्ट पर है, और अगर फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा हो अगर वो रेस्ट पर हो तो उसका F डॉट डी आर 0 होता है, इसलिए बच्चों इसका वर्क डन 0 है। तो यहां पर बच्चों ये जो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, दिस इज ओनली ड्यू टू दिस फोर्स। तो आप देख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल्टा के होगा ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर डिस्कस करना पड़े तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कैपिटल F प्लस ये जो 0 लिख रहा हूं मैं, ये वर्क डन बाय हिंज है, वर्क डन बाय हिंज, हिंज ने कोई वर्क नहीं किया। कैपिटल F प्लस 0 दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि 0 से लेके 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड पे इसने कितना वर्क किया F ने, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 5 सेकंड में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये 500 जूल। तो अगर आपसे हम पूछ लें कि वर्क डन बाय कैपिटल F इन 0 to 5 सेकंड कितना है, तो आपको पता है इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 500 जूल।
माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। सो वर्क डन बाय एफ कितना है 500 जूल। ध्यान रखिएगा बच्चों, माइंड बिल्कुल स्टेबल रहे और ध्यान से सुनते रहना। पूरी फिजिक्स आप लोग मैकेनिक्स पढ़ चुके हो, ऑलमोस्ट मैकेनिक्स आप है ना, अब रोटेशनल डायनामिक्स में चल रहे हैं। देखिए सारी चीजें एक साथ काम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज किया, पहले रोटेशनल के फंडामेंटल से निकाला, फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन देखते हुए हिंज फोर्स निकाला, और पूरे सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने पर सिर्फ इस एफ का वर्क आया, बाकी कोई भी वर्क डन नहीं है। और ये एफ का वर्क डन ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 0 से 5 सेकंड में एफ ने कितना वर्क किया, तो पहले ऐसा करो 0 से 5 सेकंड तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वही एफ का वर्क है। याद रखिएगा मैं यहाँ सोच समझ के बात कर रहा हूँ, जितने भी फोर्सेस होंगे उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा बच्चों, हमारे पास जैसे कि हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ठीक है, या पहले ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इधर देखिए एक प्रॉब्लम एक इसी टाइप का थोड़ा सा हम लोग वापस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने आपको फिर से एक डिस्क दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको ग्रेविटी कंसीडर नहीं करना है, हम सिंपल एक आपको डिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, मतलब ऐसे ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये बच्चों 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास 37 डिग्री है, ठीक है। दूसरा एक और फोर्स लग रहा है जो यहां से ये वाला रेडियस अगर r है तो ये r/2 डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, और r/2 पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये है बच्चों फोर्स जो है हमारे पास, वो है 5 न्यूटन का फोर्स है, ओके। ये इधर 5 न्यूटन का फोर्स है, इधर परपेंडिकुलर लग रहा है। तो आप ऐसे समझिएगा एक बॉडी पे दो तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो अरेंजमेंट जैसे भी हमने बनाया होगा, एक यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, एक यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, दो फोर्स हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ग्रेविटी मत कंसीडर करना, अभी हम यहाँ पे ग्रेविटी फ्री कर देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेविटी भी आएगी तो आपको उधर भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस जो है वो है मान लीजिए 5 kg मीटर स्क्वायर, ओके। ये जो आप रेडियस देख रहे हैं ये आपको गिवन है मान लीजिए कि 2 मीटर्स, ओके। तो जस्ट आपको सिंपली बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी है, कैसे करना है क्या करना है। सबसे पहले बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले हम क्या चेक करते हैं, क्या हमारे पास जो सिस्टम है वो एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में है, तो यस ये एक फिक्स्ड एक्सिस है जिसके अबाउट ये बॉडी घूम सकती है, ये कंस्ट्रेंट है। अब घूमेगी या नहीं वो डिपेंड करेगा इस पे कितना टॉर्क लग रहा है। तो बच्चों हम लोग इसका टॉर्क एनालाइज करेंगे। तो आपको पता है कि टॉर्क अबाउट एक्सिस समेशन टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इन्होंने दे ही दिया, इसमें तो हमें हेडेक लेना ही नहीं है। अब हमें टॉर्क देखना है बच्चों, टॉर्क के लिए एक्सटर्नल फोर्स पे नजर डालना है। एक्सटर्नल फोर्स 3 है यहाँ पे, एक तो ये 10 न्यूटन जो इस तरीके से लग रहा है, दूसरा यहाँ पर 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और बच्चों ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं इस एक्सिस के ऊपर भी हिंज का फोर्स है। इसीलिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आराम से एक एक बात बोला ताकि जब मैं दूसरी बार बोलूं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी कोई फोर्स है, अगर कोई कहे कि कैसे निकालेंगे तो पहले इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढना, उसका एक्सेलरेशन ढूंढना, वहां से आप एक्सटर्नल फोर्सेस में ये और ये पता है और हिंज का फोर्स कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो टेक्निक क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स का एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कॉज करता है एक्सटर्नल फोर्स। तो हम पहले इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखते हुए बात करेंगे हिंज के फोर्स के बारे में। या फिर मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यही है, तो ये बॉडी जब इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट। तो कुल मिला के ये 5 न्यूटन और 10 न्यूटन
है ना, और प्लस जो हिंज का फोर्स होगा, ये तीनों वेक्टर मिला के 0 होंगे। बात समझ में आया? तो फिलहाल अब मैं उधर फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि यहाँ हिंज का फोर्स भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टॉर्क अबाउट एक्सिस लिखेंगे, तो जो हिंज वाला फोर्स है उसका टॉर्क तो 0 है। ठीक है, ध्यान रखना ये 0 मैंने किसके लिए लिखा, हिंज फोर्स। हिंज फोर्स का टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 है। उसके बाद बच्चों ऐसा करते हैं, इसका 10 न्यूटन वाले का सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है, हमें पता है एक्सिस के अलोंग जो टॉर्क आता है वो उन फोर्सेस का आता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में है। देख लो ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में ही है, तो सीधा आपको क्या करना है, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। ये आर परपेंडिकुलर है और ये एफ है, और जब आप इसका आर एफ साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है, इसका टॉर्क, तो आर परपेंडिकुलर तो हो जाएगा कैपिटल आर, और एफ साइन थीटा की वैल्यू ये वाला एंगल, क्योंकि आर परपेंडिकुलर इधर जाएगा, तो ये है हमारे पास 37 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी डायरेक्शन किधर है जरा देखो, तो ये है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, इनवर्ट टॉर्क जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आई एम टेकिंग इनवर्ट टॉर्क एज पॉजिटिव। इनवर्ट टॉर्क का जो सेंस होता है क्लॉकवाइज सेंस है। ठीक है, तो इनवर्ट टॉर्क को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये वाला टॉर्क इनवर्ट ही जाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें वैल्यू रख देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, या ऐसा करते हैं वैल्यू रख देते हैं। आर परपेंडिकुलर कितना है, आर परपेंडिकुलर तो कैपिटल आर है। परपेंडिकुलर मतलब इससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एफ, एफ की वैल्यू है 10 न्यूटन और साइन 37, ये लीजिए, ये आ गया। ओके, इसकी डायरेक्शन है आर क्रॉस एफ इनवर्ट। ओके, अब दूसरा टॉर्क कौन सा है, 5 न्यूटन का। तो मुझे पता है कि इसका आर परपेंडिकुलर सीधा सीधा यही है, और इसका फोर्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो आर क्रॉस एफ, ये आउटसाइड है, लेकिन आर क्रॉस एफ आउटसाइड है, तो इसका आर परपेंडिकुलर तो बच्चों आर बाई टू है, आर बाई टू है, और 5 न्यूटन है फोर्स, और आपको पता है कि साइन 90 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, साइन 90, 5 न्यूटन और साइन 90। एक मिनट, अब बच्चों इसकी डायरेक्शन थी इनवर्ड, इनवर्ड मैंने प्लस मान लिया है, तो आउटवर्ड को माइनस में कंसीडर कर लेते हैं। तो ये दोनों टॉर्क बच्चों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों टॉर्क एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब बच्चों इन दोनों में से जो विनर होगा उस तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 5 kg मीटर स्क्वायर, और अल्फा ये आ गया बच्चों। अब देखते हैं कि ये प्लस की साइड आता है कि माइनस की साइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर r जो है रेडियस कितना है 2 मीटर, तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 37, साइन 37 इज 3/5, माइनस r की वैल्यू है 2, तो 2/2 इंटू 5, साइन 91 है, दैट इज 5 अल्फा। ये कितना आ रहा है मेरे पास सॉल्व करने पर, तो ये मेरे पास सॉल्व करने पे आ रहा है 5 2 जा 10, है ना, ये दैट मीन्स 12 minus 5, 12 minus 5 equals to 5 alpha. This will imply that the value of alpha that is equals to 7 और उधर है 5, तो 7/5, 7/5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये पॉजिटिव आया क्या, देख लो, इसका मतलब ये वाला टॉर्क ज्यादा था, ये वाला टॉर्क कम था, है ना। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है और हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो मुझे अब पता चल गया है कि ये बॉडी इस तरीके से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है और अल्फा की वैल्यू है 7/5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मेरा फोकस सिर्फ इतने से पार्ट पे था। अब बच्चों अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप ओमेगा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लगा के ओमेगा निकाल सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे आप काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर हो तो आप कह सकते हैं कि ये यहां तो घूमती रहेगी लेकिन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट इफ सेंटर ऑफ मास इज हियर।
तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो इस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये वाला फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जो हिंज का फोर्स है वो तीनों मिला के 0 आ जाएंगे। तो वहां से हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ताकि आप ये सीख पाए कि इस जगह पर हमें दिखाई दे रहा है कि जब हम एक्सिस के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हैं तो इस हिंज वाले फोर्स का कोई रोल नहीं है, बिकॉज उसका टॉर्क 0 है। ठीक है, और उसका वर्क डन में भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हालांकि हमने यहाँ वर्क डन यूज नहीं किया है। इतना समझ आ गया? अब बच्चों ये जो आपने टॉर्क लिखा था इसको आप लिखने के लिए ऐसे भी कर सकते थे, आर परपेंडिकुलर ये एफ है ना, तो आप इसका ऐसे खींच के यहां से आर्म निकाल सकते थे। तो 10 न्यूटन को इस आर्म से मल्टीप्लाई कर देते, जो कि कितना आता, अगर ये 37 डिग्री है तो आर कॉस 37 आर साइन 37, तो ये आर साइन 37 मल्टीप्लाई बाई 10 ऐसे भी किया जा सकता है। अब देखना बच्चों, अब हम आपको प्रॉपर बता रहे हैं। ये एक डिस्क है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मास m रेडियस r है। देखते जाना बच्चों, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मास m और रेडियस r है। ठीक है, और ये यहां से बच्चों, यहां से हमने इसको इस तरीके से वर्टिकल में लगा रखा है। आप समझ सकते हैं कि ये जो हिंज है ये क्या बता रहा है कि ये इस तरीके से घूम सकता है, और हम यहाँ सेंट्रल एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं। अब बच्चों ये पता है किस तरीके का, ऐसे है, जैसे मेरा हाथ है ना, तो ये यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे घूम सकता है। तो हमने यहाँ से इसको, जैसे आपने देखा होगा कुएं पे जो पानी लेने जाते हैं तो उसमें जो पुली लगी होती है वो बीच में से इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि हमने ना इसके ऊपर ऐसे थ्रेड को पूरा लपेट रखा है इसके ऊपर इस तरीके से। अब एक एक चीज देखते जाएंगे धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। ऐसे हमने इसके ऊपर थ्रेड लपेटा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद उस थ्रेड को हमने यहाँ पर ऐसे हैंग कर दिया है। तो थ्रेड को हमने इस जगह पर ऐसे हैंग कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक डिस्क है जो सेंटर एक्सिस से है ना कंस्ट्रेंट है, फिक्स्ड एक्सिस है, और यहाँ पर एक ये बॉडी है जिसका मास भी हम m प्रोवाइड कर देते हैं, दोनों का मास m है। ठीक है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड जो है बच्चों, थ्रेड हमारी लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है। थ्रेड जो है वो लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि जब आप पहली बार कोई क्वेश्चन पे अटैक करते हैं तो आपको सारी बातें दिखनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है। तो पहले मेरा बिल्कुल सीधा सीधा फोकस क्या है पता है, फर्स्ट आपको बताना है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है। दूसरा आपको बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। ठीक है भाई, और तीसरा आपको बताना है टेंशन इन द थ्रेड। अभी हम बस सिर्फ इतने से पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इन द थ्रेड। इसके बाद में और भी क्वेश्चंस ऐड करूंगा, पहले आप लोग बिल्कुल तसल्ली से सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, यहां पर हम अगर देखें कि ये वाला सिस्टम इस तरीके से है। इनिशियली मैं बता देता हूं, इनिशियली रेस्ट पर है, ये mg इसको नीचे खींचेगा, यहां पर टेंशन T एक्ट करेगा। ओके, तो ये वाला टेंशन T है। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर बच्चों ये टेंशन ऐसे लग रहा है। तो वास्तव में ये वाला जो टेंशन है बच्चों, ये टेंशन ही क्या करना चाहेगा, इस डिस्क को घुमा रहा है, क्योंकि ये थ्रेड तो यहाँ पे लपेटी हुई है और यहाँ पर थ्रेड, तो ये टेंशन है, यही फोर्स इसको घुमाएगा मतलब बेसिकली। अब बच्चों यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि इस ब्लॉक का मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड a हो गया। तो ब्लॉक के ऊपर न्यूटन्स लॉ आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखें कि हमारा जो डिस्क है वो इस तरीके से रोटेट करेगा, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में डेवलप करेगा। कौन डेवलप करेगा, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो हम अभी सारी चीजें चेक करेंगे। जो डिस्क के ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे वो सब मुझे चेक करने पड़ेंगे। ये यूनिफॉर्म डिस्क है और हमने इसको सेंटर से लगाया हुआ है, इसका मास m और रेडियस r है। तो सबसे पहले बच्चों
इधर लग रहा है mg, ये है टेंशन, फिर ये टेंशन इसको घुमाने का काम करेगा। वैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो बिकॉज ये हमारा डिस्क है, मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, लेकिन डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स भी लग रहा होगा, है ना, तो दिखा दिया मैंने आपके सामने। और इवन बच्चों यहाँ पर हिंज का फोर्स भी लग रहा होगा। तो ये दो फोर्स हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर है, जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी जगह पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg भी लग रहा है और एक हिंज का फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन, दैट इज mg माइनस टी, mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो डिस्क है ये रोटेट करेगा, तो हम बात करेंगे अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। अबाउट फिक्स्ड एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये फिक्स्ड एक्सिस जो है ये ग्राउंड में फिक्स्ड है। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क देखना है। एक एक्सटर्नल फोर्स ये है और दो एक्सटर्नल फोर्स और हैं, mg और हिंज का फोर्स। तो ध्यान से देखिएगा, मैं अबाउट फिक्स एक्सिस क्या अप्लाई कर रहा हूं, समेशन टॉर्क अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा। ठीक है, तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले एक जीरो लिख रहा हूं, हिंज के फोर्स का टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो, प्लस mg भी यहीं पे लग रहा है, इस डिस्क का mg भी यहीं एक्ट कर रहा है, तो mg का भी जीरो। ये किसकी वजह से है, हिंज की वजह से। ये किसकी वजह से है, ये mg की वजह से। ये दो टॉर्क जीरो हैं, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं इसलिए लिखा गया है कि हिंज का फोर्स का टॉर्क जीरो है अबाउट द एक्सिस, mg का टॉर्क जीरो है इस वाले mg का, ये वाला mg ध्यान से देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं, ये है mg ऑफ डिस्क। जब आप रिवाइज करें ऐसे ही लिखना बच्चों सारी चीजें। अब बताइए बच्चों अगला टॉर्क कौन सा है, टेंशन का। तो टेंशन के लिए यही r परपेंडिकुलर है और फोर्स है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो आपको दिख रहा है कि टेंशन के लिए यही आर्म बन जाएगी, है ना, और r क्रॉस f ये एक्सिस के अलॉन्ग ही जाएगा, तो ये कैपिटल R है। तो कैपिटल R और टेंशन, तो R इंटू टी, ये प्लस में हमने मान लिया, हमने इनवर्ट टॉर्क, तो हमें दिख रहा है कि R क्रॉस F इनवर्ट जाएगा। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में टॉर्क है, याद रखिएगा टॉर्क बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर है, जिसका सेंस है क्लॉकवाइज। तो अगर हम डिस्क की बात करें तो अबाउट एक्सिस घुमाने वाला सिर्फ टेंशन का टॉर्क है, हिंज के टॉर्क का टॉर्क जीरो है, mg ऑफ डिस्क का टॉर्क जीरो है, सिर्फ RT लिखा है, दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। अब बच्चों किसकी बात आ गई कि आप लोगों ने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, देखें वो याद है क्या। तो ये डिस्क का ओन एक्सिस है बच्चों, देखिएगा जो डिस्क है उसका अपना एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है बच्चों, अगर आप इसको साइड से कहीं से देखेंगे तो ये वाला एक्सिस है, और डिस्क का ओन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर बच्चों mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब मान लीजिए बच्चों ये डिस्क नहीं होके क्वेश्चन आपको बोल दे कि सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का आंसर mr स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। मान लो ये आपसे कह दे कि हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। आज सभी बच्चे एक बार वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम आने वाले। ठीक है, तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों देखिएगा इसको सॉल्व करने पे आ रहा है t इंटू आर इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है r से r कैंसिल, टेंशन इक्वल्स टू m r अल्फा डिवाइडेड बाई, ये इक्वेशन 2 ही है। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जरा देखा ना कितने वेरिएबल हैं आपके पास। एक तो टेंशन अननोन है, एक अल्फा अननोन है, और तीसरा एक्सेलरेशन ए अननोन है। तो ए भी नहीं पता है, अल्फा भी नहीं पता है, टेंशन भी नहीं पता है। कितने वेरिएबल हैं, 3, और इक्वेशन कितनी है, 1 एंड 2। यू हैव ओनली 2 इक्वेशंस। क्या 2 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो देखते हैं और कोई इक्वेशन हमारे पास है क्या।
तो देखिए बच्चों, अभी तक आपने क्या क्या यूज कर लिया है बता देता हूं। आपने न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग पूरा डिस्क के ऊपर जो फंडामेंटल है टॉर्क वाला ये अप्लाई कर दिया है, और जो हमारे पास ब्लॉक है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। लेकिन अब बचा क्या है मालूम है? ये जो स्ट्रिंग देख रहे हैं बच्चों आप, ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, अभी तक इसकी कोई प्रॉपर्टी काम में नहीं आई है। तो अब बच्चों अगला पार्ट जो है वो है कंस्ट्रेंट। इसीलिए मैं फिजिक्स को इतने आराम से पढ़ाता हूं बच्चों। फिजिक्स में स्कोर करना इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज एट अ टाइम हर एक चीज काम आती है। मतलब हर समय पर दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि अब क्या करना है। तो देखो बच्चों, अब मुझे क्या पूछ रहे हैं आप लोग? कंस्ट्रेंट बताइए। चलिए कंस्ट्रेंट बताते हैं आपको। तो कंस्ट्रेंट क्या है बच्चों? क्या आप ये बात समझ सकते हो? यहां से जब ये घूमेगा तो ये रस्सी को यहां से रिलीज करेगा, आप देख सकते हो ये नीचे जाएगा, तो यहां से रस्सी खुल के नीचे आएगी, और जब ये रस्सी खुल के नीचे आएगी तो ये ब्लॉक भी आपका नीचे जाएगा, है ना? तो क्या आप ये बात समझ सकते हो बच्चों कि ये यहां से जितना स्ट्रिंग रिलीज करेगा उतना ही ये नीचे जाएगा। तो एक बात बताओ बच्चों, पहले हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखते हैं। देखिएगा, मान लो यहां पर बच्चों ये थीटा रोटेट करता है, तो थीटा रोटेट करता है क्लॉकवाइज में, तो ये कितना आर्क लेंथ, यहां से जब ये थीटा रोटेट करेगा तो आप बच्चों समझ सकते हो ये वाला पॉइंट जो है मान लो यहां है, और ये यहां से यहां आ जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अगर हम इसको थीटा रोटेट कराते हैं तो ये आर थीटा स्ट्रिंग यहां से रिलीज होगी, तो अगर ये घूम के यहां आएगा तो ये आर थीटा स्ट्रिंग घूम के यहां से रिलीज होके ये नीचे चली जाएगी। तो जब हमारा डिस्क थीटा घूमेगा तो वो आर थीटा स्ट्रिंग को फ्री करेगा, और आर थीटा स्ट्रिंग फ्री करने के हिसाब से ये नीचे जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा डिस्क मान लो इस सिचुएशन से थीटा रोटेट किया, तो ये यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं ये आर थीटा लेंथ, अगर ये थीटा है तो ये आर थीटा लेंथ फ्री होके ये नीचे आ जाएगा। तो पहला कंस्ट्रेंट आपको दिखाई दे गया कि इसके थीटा घूमने से आर थीटा स्ट्रिंग जो है वो नीचे आ जाएगी और ये एक्स नीचे जाएगा। इसका मतलब दिस एक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू आर थीटा। तो ये एक्स बच्चों सीधा सीधा आर थीटा के इक्वल है। तो अब वापस से कंस्ट्रेंट आ गया। यहां पर बच्चों स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो ये जितनी स्ट्रिंग यहां से छोड़ेगा उतना ही ये नीचे जाएगा। अब बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट करके कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dx by dt इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। तो स्टूडेंट्स dx by dt क्या है? इसकी वेलोसिटी। तो अगर आप इसकी वेलोसिटी को v मानते हैं और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा मानते हैं, तो ये एक रिलेशन है कि इसकी वेलोसिटी v और r ओमेगा वो सेम आ रहा है, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा। आई बात समझ में? तो v इक्वल्स टू r ओमेगा आ गया कंस्ट्रेंट रिलेशन। और बच्चों वेलोसिटी से हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों आएगा dv बाई डी टी इक्वल्स टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। तो आप समझ सकते हैं dv बाई डी टी जो है वो एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल्स टू आर, और डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो अल्फा है। और बस मुझे इसी इक्वेशन की जरूरत थी, क्योंकि मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, टेंशन ए और अल्फा। इक्वेशन 1 मेरे पास है, इक्वेशन 2 मेरे पास है, और इक्वेशन 3 यहाँ पर आ गई। तो बच्चों देखिएगा, ये यहाँ से जितना स्ट्रिंग छोड़ेगा आर थीटा उतना ही ये एक्स नीचे जाएगा। एक्स को डिफरेंशिएट करने पर v बराबर आर ओमेगा आ गया, और एक बार और डिफरेंशिएट करने पर a इक्वल्स टू आर अल्फा आ गया। तो बच्चों इक्वेशन 1 2 3 इन तीनों से हम लोग इन पूरी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इक्वेशन 3 जो है इससे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कहां पे? तो a इक्वल्स टू आर अल्फा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। a इक्वल्स टू आर अल्फा यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे कितना आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा ma डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो t इक्वल्स टू ma डिवाइडेड बाई 2, और इस t को उठा के आप रख दीजिए बच्चों यहाँ पे, ये इस इक्वेशन में। तो देखना जरा इस इक्वेशन में रखने पे क्या आएगा। इस इक्वेशन में रखने पे आएगा mg माइनस t की वैल्यू है ma बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू
एम ए। सो आई एम गेटिंग दिस, m से m कैंसिल आउट हो गया, g इक्वल्स टू 3a/2, दिस विल इम्प्लाई इज a इक्वल्स टू 2g/3। तो एक्सेलरेशन बच्चों मेरे पास 2g/3 आ गया है। a किसका एक्सेलरेशन है? ब्लॉक का। तो मेरा आंसर आ गया, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया। ओके चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमें एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क निकालना था। एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? तो हमें पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है वो a/r के इक्वल है। तो a आ चुका है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 2g/3r। आप रेडियस रख दीजिए, g की वैल्यू रख दो, तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अल्फा आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। नाउ यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। चलिए टेंशन निकालना है। ये एक्सेलरेशन a है, इस एक्सेलरेशन a को यहां रख दीजिए, you will get the tension. What is the tension? T equals to ma/2, तो m/2 और एक्सेलरेशन है 2g/3। So from here I will get this tension is mg/3। Okay student, so tension mg/3, एंगुलर एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन। पहले आप लोग इतना नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा और दिमाग पे प्रेशर डालूंगा, पहले इसको नोट करिए, ठीक है। अब जैसे आपने देखा बच्चों यहाँ पे कि इधर से जितनी स्ट्रिंग रिलीज होगी उतनी ही स्ट्रिंग ये नीचे जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट मार के वेलोसिटी आ गया और उसको डिफरेंशिएट मार के a इक्वल्स टू आर अल्फा का हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट भी देखना सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखना, जैसे कि इसको रिमार्क की तरह समझेंगे, आगे मैं इस टेक्निक से सॉल्व किया करूंगा। जैसे कि ये डिस्क था, ठीक है, यहां पर है ना, ये आप देख रहे हैं यहां से ये r डिस्टेंस पर है। तो आपको पता है बच्चों यहां से जो ये थ्रेड लगी हुई है, तो बिकॉज ये स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, तो अगर बच्चों इसकी वेलोसिटी v है, नीचे की तरफ आपने ब्लॉक की वेलोसिटी को v दिखाया है, और किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के हिसाब से, बताइए बच्चों सर्कुलर मोशन के हिसाब से ये वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं, और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कितनी होती है, r ओमेगा, और डायरेक्शन इस तरफ ओमेगा के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर नीचे की तरफ ओमेगा r है। तो अब आगे से मैं इस रिलेशन को इस तरीके से फास्ट लिखा करूंगा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी v है और इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा r है, और ये जो थ्रेड है ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी ये थ्रेड की लेंथ नहीं बदल सकती है। हाँ, धीरे धीरे ये लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन यहां से यहां तक की जो ये लेंथ है इतनी सी, ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है। तो ये v और ओमेगा r इक्वल होने चाहिए। तो मैं बहुत फास्ट इस वैल्यू को लिखा करूंगा, v इक्वल्स टू ओमेगा r। इतना समझ में आया कि नहीं? और जैसे ही हम v इक्वल्स टू ओमेगा r लिख देंगे, तो मैं इसको डिफरेंशिएट मारूंगा, और v को डिफरेंशिएट मारने पे a आएगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट मारने पे अल्फा आएगा, a इक्वल्स टू आर अल्फा भी डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा अभी, जैसे कि ये घूम रहा है बच्चों, तो आपने एक्सेलरेशन a नीचे दिखाया था और अल्फा इधर दिखा रखा था, और ये पूरा सिस्टम बच्चों रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, ओके। अब बच्चों जो अल्फा है और ओमेगा, इससे आप इनके एक्सेलरेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन तो a है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट बच्चों आप देख रहे हैं जो डिस्क का पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं। बिकॉज ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, ओमेगा स्क्वायर r। और यहां पर बच्चों अल्फा के हिसाब से इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी, ये है आर अल्फा। तो आपने नोटिस किया बच्चों, आर अल्फा ए के बराबर है, तो आर अल्फा ए के बराबर। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, वो ए के इक्वल है। तो कभी भी बच्चों अगर आप यहां से डायरेक्ट एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इस जगह जो थ्रेड के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, ये और ये इक्वेट होंगे। कभी भी ऐसे मत बोलना कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इसका सेम होगा, ये गलत बात है। बिकॉज इस पॉइंट के एक्सेलरेशन में दो चीजें हैं, ओमेगा स्क्वायर आर भी है और आर अल्फा भी है। तो वास्तव में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर है नेट,
तो ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर है, इसका एक कंपोनेंट है आर अल्फा। तो ये बात आप लोग हमेशा संभल के बोलेंगे कि अगर आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है तो आप ऐसे बोलोगे कि जो थ्रेड के अलोंग, आपको पता है ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ए, और थ्रेड के अलोंग ये जो डिस्क का पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन थ्रेड के अलोंग है आर अल्फा। आर अल्फा और ए इक्वेट होंगे। लेकिन अगर कोई आपसे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछे तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी भी है और अल्फा भी है, किसी भी इंस्टेंट पर थोड़ी थोड़ी देर बाद ओमेगा चेंज होता जाएगा। तो यहां से इस तरीके से इक्वेट करना है। तो बच्चों इस रिमार्क को नोट करिए, यहाँ पे मैंने दो बातों को एड्रेस किया है। एक तो हम v से r ओमेगा निकाल के और इसको डिफरेंशिएट करके ये रिलेशन निकालते हैं। और अगर कोई कहता है कि सर मैं एक्सेलरेशन पे डायरेक्ट कमेंट मारना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस पॉइंट का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट थ्रेड के अलोंग ये और ये एक्सेलरेशन इक्वेट करने हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, छोटे मोटे पॉइंट्स, जैसे आपको पता है बच्चों इस डिस्क के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आपको पता है ये यूनिफॉर्म डिस्क है और मैंने सेंटर से ही लगाया है। तो यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे ही होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए हिंज का फोर्स कितना है, तो 2 मिनट के लिए हम देखते हैं। इधर देखिएगा, ये जो हमारे पास डिस्क है इसके यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है टेंशन T, जो कि हमने सॉल्व किया था, कितना आया था mg/3। ठीक है, ये mg/3 है। ओके, और कौन सा फोर्स है, तो ये जो डिस्क है डिस्क का अपना वेट भी है, वो भी mg है। और टॉर्क कैलकुलेशन के लिए हम उसको सेंटर पे ही लगाते हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ है। और अगर हमारी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम रही है, लेकिन देखो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही है ना। तो इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो समेशन एफ एक्सटर्नल भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ, देखो नीचे की तरफ दो फोर्स हैं mg और mg/3। तो कोई आपसे पूछ ले बताइए ये हिंज का फोर्स किधर होगा, तो दिस फोर्स प्रोवाइडेड बाय हिंज जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू mg प्लस mg/3 दैट इज mg प्लस mg/3 दैट इज 4 mg/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि हिंज ने फोर्स प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन जब हम बच्चों इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहे थे तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखने में टेंशन का ही रोल था। ये वाला mg और हिंज फोर्स का टॉर्क 0 था, इसलिए हमने इसको बिल्कुल लास्ट में जाके एनालाइज किया, जब क्वेश्चन पूछेगा तभी, वरना नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये फोर्स नहीं भी पता है तो भी आप टॉर्क लिखते वक्त इस एक्सिस के अबाउट हिंज के फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। ये कहानी आपको समझ में आ गई, जल्दी से नोट करिए। अभी हम आपको किसी क्वेश्चन को बिल्कुल पूरा पूरा देख रहे हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन पूछे, सिर्फ टेंशन पूछे, सिर्फ हिंज का फोर्स पूछे, कुछ भी वो सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग हर एक चीज एनालाइज कर रहे हैं। अब देखिएगा बच्चों, ये आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या क्या हमारे पास है, तो बच्चों अब आपके पास काइनेमेटिक्स की कहानी बचती है। इसका एक्सेलरेशन आपको पता है कितना है, देखिए ये रहा 2g/3। अगर आपको इसका एक्सेलरेशन पता चल गया तो अब मैं आपसे इसका डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसकी स्पीड कुछ भी पूछ सकता हूं एट एनी टाइम t पर। मान लो मैं कहता हूं बताइए 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगाकर आप उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। u 0 है, at करके वेलोसिटी आ जाएगा। समझ रहे हो काइनेमेटिक्स की इंपॉर्टेंस। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये घूम रहा है, बताइए थोड़ी देर के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो थोड़ी देर बाद एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए, है ना, कहाँ गया अल्फा, ये रहा, अल्फा इज 2g/3r। अल्फा कांस्टेंट है क्या, यस अल्फा कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा इंटू टाइम टी। आप जितनी देर के बाद मुझसे पूछेंगे मैं उतनी देर के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी आपको बता सकता हूँ। बात समझ में आया। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन और अल्फा सॉल्व कर लिया और आगे हम काइनेमेटिक्स लगा के कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कहा बताइए 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो v बराबर u प्लस at। बताइए 10 सेकंड में ये कितना नीचे चला जाएगा, तो 10 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, t की जगह 10 सेकंड डाल देंगे। बात समझ रहे हैं, ये काइनेमेटिक्स अपनी जगह पे एज इट इज है। हमने यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंशन, ये सब पूरा एनालाइज करके बता दिया है।
ठीक है। अब बच्चों जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसमें हम कुछ एनर्जी का पार्ट इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये क्वेश्चन समझ गए। अब मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा जिसको हम चाहें तो इस ट्रैक से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम चाहें तो एनर्जी के एस्पेक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी जो है टेक्निकल वे में, तो पहले मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। इधर देखिएगा, समझते चलना, एक साथ एनर्जी का भी कैलकुलेशन साथ साथ चल रहा है। तो जैसे मेरे पास ये डिस्क है बच्चों, क्वेश्चन यही है ना, इसमें मैं सेकंड क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से। ये डिस्क है, सारी कहानी सेम थी। ठीक है, इन्होंने हमसे कहा कि ये ब्लॉक है, सारी चीजें सेम है प्रीवियस क्वेश्चन। इसका मास m है, रेडियस r है, यूनिफॉर्म डिस्क है। ठीक है, अब ये हमसे क्या जानना चाहते हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, व्हेन ब्लॉक कम्स डाउन बाय h distance, find out speed of block and angular speed of disk। एक मिनट सुनना बच्चों, मैंने अलग से क्वेश्चन को क्यों लिखा है, पहले इसको समझते हैं। तो पहले आप लोग ये देख लो बच्चों, क्या क्वेश्चन सेम है, वही डिस्क है, वही सिस्टम रेस्ट पर है, वही मासेस दिए हैं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो आप मुझसे कह रहे हो कि बताओ ये h डिस्टेंस नीचे आने के बाद स्पीड कितनी आएगी। तो पहला पॉइंट, अगर किसी बच्चे ने एग्जाम में सोचा कि सर मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि पहले मुझे इसका एक्सेलरेशन मिल जाए कहीं से, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन भी है और एक्सेलरेशन भी है, कांस्टेंट रिलेशन भी है आपके पास, तो आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हो ना। तो अगर आप पहले सुनना, ये है आपके सामने क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने के लिए आपने डिसाइड किया कि सर मैं तो एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं और एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो मेरा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले आपको ये सारा स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ये वाले, ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ए आएगा। आ गया ए, तो अब मैं आपको स्पीड निकाल के बताता हूँ, देखिएगा कितनी स्पीड आएगी। तो आपको पता है कि इसका एक्सेलरेशन जो है प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2g/3 आया है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 2g/3 है, तो बताओ ये अगर यहां से h डिस्टेंस नीचे आ जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h डिस्टेंस नीचे आने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप कहेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा y, काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था। v स्क्वायर, u स्क्वायर 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन है a, और कितना नीचे आया है h, ये नीचे आया है h, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, सो आई एम गेटिंग द स्पीड इज √2ah। ये लीजिए बच्चों, आ गया, सॉल्व हो गया। कितना है आंसर, √2, a की वैल्यू है 2g/3 है ना, 2g/3 इंटू h। तो ये फाइनली हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, 2√gh/3, यही है ना, देख लो। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर मैं एक्सेलरेशन एनालाइज करके इसको सॉल्व करूंगा, तो ये ऐसे करना पड़ेगा। और बिकॉज हम इसमें ऑलरेडी रिलेशन तो निकाल ही चुके हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तभी आपने v बराबर ओमेगा r प्रूव कर दिया था, यस और नो। तो अगर हम यहां से चलते हैं, ठीक है, बिकॉज आप क्या प्रूव कर चुके हो, v इक्वल्स टू ओमेगा r। तो अगर ये h डिस्टेंस नीचे आने पर इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, v/r। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, है ना। तो v निकाल चुके हो, r से और डिवाइड कर दीजिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2/r √gh/3, होगा कि नहीं।
तो पहले आप ऐसे समझो, ये क्वेश्चन आपके सामने एक्सक्लूसिव आया और आपने डिसाइड किया कि सर मैं तो एक्सेलरेशन सॉल्व करूंगा, तो पहले आपको पिछला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आ गया है तो ये ट्रैक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगा कि अगर मान लो एग्जाम में डायरेक्ट मुझे ये निकालने के लिए आया तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं इतना लेंथी क्यों सॉल्व करूं, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं। तो देखते हैं हम शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट करिए कि अगर हम आपसे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, कोई और चीजें पूछना चाह रहे हैं तो आप एक्सेलरेशन के एस्पेक्ट से जा सकते हैं। नो डाउट अगर हम आपके टाइम के एस्पेक्ट में बात करते तो आपको एक्सेलरेशन निकाल के ही आना पड़ेगा, लेकिन बिकॉज इन्होंने कह दिया है कि h नीचे जाने पर कितनी स्पीड होगी, तो यहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बात करेंगे और अभी हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखिएगा बच्चों, पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता देता हूं। अगर आपसे मैं ये पूछता कि बताइए 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो जब टाइम का एस्पेक्ट आ जाएगा तो टाइम के एस्पेक्ट के लिए तो आपको ये टाइम वाली इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो आप a के साथ t को मल्टीप्लाई करके, मतलब टाइम को यूज करते हुए, तो फिर आपको एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के जाना है। लेकिन देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट When the block comes down by h, इन्होंने h डिस्टेंस दे दिया, टाइम के साथ बात नहीं कर रहे हैं। तो जब ये h नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी पूछा है, तो एक तरीका तो यही है कि एक्सेलरेशन निकाल के सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका, ये वाला, ठीक है। तो बच्चों t इक्वल टू 0 पे ये ऐसा था, थोड़ी देर के बाद ये नीचे जाएगा, तो इसको कितना नीचे जाना है, इसको नीचे जाना है इस जगह से। इन्होंने बताया कि ये ब्लॉक नीचे चला गया, कितना h। तो पहले क्वेश्चन को विजुलाइज करिए, इसलिए मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया कि ये नीचे जाएगा तो ये इधर नीचे जा रहा है। अब ये नीचे जाते जाते यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v है और यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अचीव कर चुका है। तो पहले समझ गए, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर था, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, जैसे आपने छोड़ा तो ये नीचे जा रहा है। तो एक मेथड तो v निकालने का आपके पास है, बिकॉज बच्चों इन्होंने हमें टाइम के बजाय डिस्टेंस प्रोवाइड किया है, तो डिस्टेंस प्रोवाइड किया है तो हम वर्क डन के बारे में कुछ थॉट बना सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, वन बाय वन, पहले ये बताओ कितने ऑब्जेक्ट हैं जिसपे हम वर्क एनर्जी थ्योरम एक साथ लगाने की सोच रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ब्लॉक और ये डिस्क, ये दोनों मिलाकर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। डिस्क का मास m है, रेडियस r है, ठीक है। बताइए बच्चों, यहां पर एक तो वर्क कर रहा है mg, कर रहा है, तो यहां से यहां तक आने में mg ने वर्क किया है, बिल्कुल। टेंशन ने ब्लॉक पे वर्क किया है, टेंशन ने डिस्क पे भी वर्क किया है। तो टेंशन ने ब्लॉक पे भी वर्क किया है, टेंशन ने डिस्क पे भी वर्क किया, और हमने आपको पढ़ाया था कि इनएक्सटेंसिबल थ्रेड का वर्क डन 0 होता है। तो इनएक्सटेंसिबल थ्रेड जो है उसका वर्क डन 0 होता है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, ये जो यहाँ वाली थ्रेड है इसके टेंशन का वर्क डन तो 0 है, ओके। ये वाला जो डिस्क है बच्चों, डिस्क का सेंटर ऑफ मास देखिए हमेशा सेंटर पे है। कितनी बातें सोचनी होती है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि किसी एक्सटेंडेड बॉडी सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा जा सकता है। तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे ही है। तो आप देख सकते हो जब ये डिस्क घूमेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, तो इसलिए डिस्क की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, यानी डिस्क के ऊपर mg का कोई वर्क नहीं है, ठीक है। और यहां पर जो बच्चों हिंज का फोर्स है, हिंज का फोर्स मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था कितना है। ये हिंज का फोर्स देखने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज जिस जगह पे लगा हुआ है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। बताइए बच्चों, ओवरऑल किसका वर्क है, इसके mg का वर्क 0 है, हिंज के फोर्स का वर्क 0 है, टेंशन का वर्क सिस्टम पे 0 है, इस पे 0 नहीं है, इस पे भी 0 नहीं है, दोनों का मिला के टेंशन का वर्क 0 है। वर्क इज ओनली डन बाय दिस mg। बताइए बच्चों, पूरे एनालिसिस में डिस्क प्लस ब्लॉक, डिस्क प्लस ब्लॉक, क्या कहते हो बच्चों, डिस्क प्लस ब्लॉक में आप देख पा रहे हैं क्या कि डिस्क और ब्लॉक में टोटल वर्क डन ओनली mg का वर्क है, इस mg का वर्क। और mg कैसा फील्ड है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं जितना सोच रहा हूँ इतना आपको भी सोचना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन गड़बड़ कर जाओगे। ये है मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स को बहुत ध्यान से डील करना पड़ता है। देखा आपने, सिर्फ एक mg का वर्क आ रहा है और mg का वर्क कंजर्वेटिव है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एनर्जी कंजर्व। बताइए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ mg का लिखना है, तो मैंने यहां पर बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का 0 लिख दिया। और आप देख सकते हो मैं डिस्क को क्यों हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डिस्क का सेंटर ऑफ मास पहले और बाद में वो एक ही लोकेशन पे। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास एक ही लोकेशन पे है, तो डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। बताइए बच्चों, इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है, काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का, ये भी मैंने 0 लिख दिया, इक्वल टू फाइनल, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर। ओके, ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, प्लस जो ये डिस्क है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ग्राउंड फ्रेम में। तो बिकॉज डिस्क जो है वो ग्राउंड फ्रेम में इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में है, तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई अबाउट एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, देखो। तो ये ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, ये डिस्क की काइनेटिक एनर्जी, और ये नीचे आ गया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का mgh। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हम लिखेंगे माइनस mgh। बताइए बच्चों, एक स्टेप लिखा है। एग्जाम में अगर मुझे ये बोले कि h डेप्थ नीचे जाने पर स्पीड बताइए, तो मुझे दिख रहा है यार एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, और ऐसा करने पर एक लाइन में आंसर आ जाएगा। दूसरा बच्चों, कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर नीचे की तरफ है और इसकी वेलोसिटी v है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर होना चाहिए। तो अगर आप मुझसे स्पीड पूछ रहे हो या ओमेगा पूछ रहे हो, v और ओमेगा दो वेरिएबल, या तो आप v बता दो और ओमेगा, v और ओमेगा में रिलेशन है, तो आप दोनों में से किसी को भी पहले निकाल सकते हो। मैं v निकाल रहा हूं, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस mr स्क्वायर बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है v बाय r का होल स्क्वायर। देख सकते हो बच्चों, ओमेगा इज योर v बाय r, दैट इज इक्वल्स टू mgh। m से m कैंसिल आउट कर दीजिए, m से m पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आ रहा है v स्क्वायर बाय 2 प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस इसको सॉल्व करने पर r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 4, दैट इज इक्वल टू gh। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4gh बाई 3, और यहां से स्पीड आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 4gh बाई 3, रूट 4 हो जाएगा 2 अंडर रूट gh बाई 3। क्वेश्चन को सुनिएगा और बहुत तसल्ली से सुनना। मैं इतने आराम से क्यों पढ़ाता हूँ, एक्चुअली आराम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे डेटा आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। इसमें पढ़ाने का ये भी तरीका हो सकता है कि बस एक लाइन बताओ और गायब कर जाओ, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि सर ने क्या उड़ाया, लेकिन बहुत सारे थॉट होते हैं। देखिए, आप पहले आंसर मैच करिए। क्या मैं एक्सेलरेशन वाले मेथड से जो v निकाल के लाऊंगा, क्या वही v यहां से भी आ रहा है, आ रहा है, और v आने के बाद ओमेगा जो है वो v बाय आर है। बात समझ में आया क्या, इसमें v बाय आर कर दीजिए, ये आ गया। लेकिन ये कब लगेगा पता है, जब उन्होंने ये बोला कि h डेप्थ नीचे है। लेकिन अगर इन्होंने बोला होता 10 सेकंड के बाद, तो बच्चों मुझे नहीं पता ना कि 10 सेकंड बाद ये कितना h नीचे जाएगा। तो 10 सेकंड बाद ये h कितना नीचे जाएगा अगर मुझे नहीं पता है, तो ये h अननोन हो जाएगा। ये h अननोन होने का मतलब है मैं इस मेथड पे नहीं आऊंगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इनिशियल मेथड है ना एक्सेलरेशन वाला, उसको निकाल के और वहीं से टाइम के साथ रिलेट करना पड़ेगा। अब मान लो थोड़ी देर के लिए वो आपसे यहां से यहां तक पूछ ले टेंशन का वर्क डन, ठीक है, तो याद रखिएगा टेंशन का वर्क डन सिस्टम पे 0 है, ब्लॉक पे और इस पे 0 नहीं है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एक टेंशन की वैल्यू निकाल लिया है जो आपने पीछे, उससे आप देख सकते हो टेंशन ऊपर है और h नीचे है, तो आंसर आ जाएगा माइनस th। ठीक है, हमने पीछे टेंशन निकालनी है। और या दूसरा तरीका, इस ब्लॉक पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन बराबर डेल्टा के। आपको डेल्टा के पता है ब्लॉक का, और mg का वर्क डन पता है नीचे आने पे कितना हुआ है, तो टेंशन का वर्क डन अननोन है, तो आप यहाँ से
निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर यहां से लेके यहां तक कोई आपसे वर्क डन बाय टेंशन पूछे तो इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना, वहां से भी निकाला जा सकता है। उसके लिए पहले स्पीड निकालना पड़ेगा, और अगर आप टेंशन वाले मेथड से जाते हो तो टेंशन सॉल्व करके T इंटू एच विद नेगेटिव साइन, ये आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ठीक है, यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंडीशन है, फॉर एग्जांपल, है ना, मान लीजिए कि हम आपको एक रॉड प्रोवाइड करते हैं। देखना बच्चों ध्यान से, एक रॉड है ये, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के बारे में। ठीक है, एक रॉड है, दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड। ये कैसी रॉड है बच्चों? यूनिफॉर्म रॉड। पहली बात तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप लोग टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा पे फोकस करते हो। उसके लिए हिंज का फोर्स देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो फिक्स्ड फोर्स है उसका हिंज एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा, हिंज के एक्सिस के अबाउट उसका टॉर्क 0 ही होगा, इसलिए उस फोर्स को इनिशियली देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कभी कोई एक्सटर्नल फोर्स अननोन निकालने के लिए कहते हैं तो आपको फोकस करना पड़ता है किसके ऊपर? आपको फोकस करना पड़ता है उसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे। मैं इस क्वेश्चन में सारी चीजें यूज करूंगा। देखिए बच्चों, अभी ये यहां से ना हिंज है, ओके, इस जगह से हिंज है। चलिए, अभी रॉड कैसी है बच्चों? हॉरिजॉन्टल। दिस रॉड इज हॉरिजॉन्टल, दिस रॉड इज मास m, लेंथ l, यूनिफॉर्म रॉड है। इसको मैं यहीं से रिलीज फ्रॉम रेस्ट कर रहा हूं, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप ये सोचो कि इसका मोशन कैसे होता है। मान लो ये रॉड ऐसे होती है और हम ऐसे पूरा छोड़ देते हैं तो ये ऐसे नीचे गिर जाती है, ये पूरी की पूरी रॉड ऐसे नीचे गिर जाती है। लेकिन हमने इसको कर रखा है हिंज। बताइए बच्चों, अगर मैं इसको हिंज करके इसको छोड़ दूं तो ये कैसे मूव करेगा? इसको छोड़ते ही ये ऐसे मूव करेगा नीचे। तो बच्चों ये बताइए, क्या हमने इस जगह को फिक्स कर रखा है? देखिए ये फिक्स है, तो यही इसका फिक्स्ड एक्सिस है। ओके, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन ने कहा कि वी हैव रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये चीजें रेस्ट पर है। तो पहले आपको क्या क्या बताना है पता है? आपको बताना है फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरा आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीसरा आपको बताना है फोर्स बाय द हिंज, फोर्स बाय द हिंज जस्ट आफ्टर रिलीज। ठीक है, अब एक एक बात पे फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स में क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या पढ़ा उसको। पहली बात बच्चों, ये जो सारी चीजें आपको बतानी है 1 2 3, कब बतानी है? जस्ट आफ्टर रिलीज। तो ये सारा जो कैलकुलेशन करना है जस्ट आफ्टर। तो पहले अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि जस्ट आफ्टर का मीनिंग क्या है, तो फिर इसका मतलब है कि क्वेश्चन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जस्ट आफ्टर रिलीज में मुझे क्या क्या पता है। बताइए, इस समय पे रॉड रेस्ट पे है क्या? तो यानी इन सब की स्पीड 0 है। तो एक तो हमें पता है कि जस्ट आफ्टर में स्पीड सभी की 0 है। देखो क्वेश्चन को पढ़ के मैं क्या क्या पता लगा रहा हूं। इन सभी की स्पीड 0 है, आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है? साथ के साथ बच्चों एंगुलर स्पीड भी 0 है जस्ट आफ्टर, ध्यान रखिएगा, ये मैंने पता लगाया है क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, इसके बाद बिकॉज एंगुलर स्पीड 0 है और स्पीड भी 0 है, लेकिन इसके बाद इसका एंगुलर एक्सीलरेशन तो हो सकता है। जैसे कोई पार्टिकल है उसकी स्पीड 0 है लेकिन वो एक्सेलरेट तो हो सकता है। ठीक है, तो मुझे यहां पे सबसे पहले देखना होगा कि मोशन का कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट है इज द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। और बच्चों इन्होंने हमसे जस्ट आफ्टर की बात की है, तो जस्ट आफ्टर मतलब जब इस जो रॉड है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, यहीं से हमने इसको छोड़ दिया, इसी जगह पे। समझ में आई बात? तो इसी जगह पर हमने इसको यहां से रिलीज कर दिया। तो जस्ट आफ्टर मतलब इसी मोमेंट। थोड़ी देर बाद हो सकता है चीजें बदल जाएंगी, इसलिए उन्होंने आपसे जस्ट आफ्टर डिस्कशन किया है।
ठीक है, तो पहले मैं आपको जस्ट आफ्टर बताता हूं। व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? द कंस्ट्रेंट इज इट विल बी अंडर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, यानी और आपको इवन दिख भी रहा होगा कि सर ये रॉड है ना ऐसे गिरेगी यूं, क्योंकि ये वाला एंड तो आप हमने हिंज कर रखा है, तो रॉड ऐसे यूं गिरेगी नीचे यूं। तो चलिए, तो हमने कहा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे है, ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज इसका सेंस है और डायरेक्शन है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फोर्स हैं। तो एक तो इस बॉडी पे mg होगा, और हमें मालूम है कि mg टॉर्क एनालिसिस के लिए किधर लगाया जाता है, mg जो है वो टॉर्क एनालिसिस के लिए सेंटर ऑफ मास पे लगाया जाता है। ये लीजिए बच्चों, mg यहाँ लगा दिया, ये डिस्टेंस l/2, ये भी l/2, पहला पॉइंट कंप्लीट। एक भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब बच्चों देखिएगा, आपको मालूम है कि हिंज के अबाउट ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में है, तो सबसे पहले मैं अबाउट हिंज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा रहा हूं। तो आई एम गेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस क्या करना है, समेशन टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो समेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है ना, याद रखना बुक्स में सिर्फ आई लिखा होता है, हम एक्सिस लिख के ये हाईलाइट करते हैं कि जिस एक्सिस से हम चल रहे हैं वहीं से बात करना होगा। तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट हिंज के फोर्स का टॉर्क 0 है। तो देखो मुझे अभी तक हिंज का फोर्स पता नहीं है, इन्होंने पूछा भी ये क्वेश्चन, आई डोंट नो द हिंज फोर्स, बट बिकॉज हिंज का फोर्स यहीं लगेगा और उसके लिए आर की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज जहां फोर्स लग रहा है वहीं से टॉर्क निकालना है, तो ठीक है उसका टॉर्क 0 है हिंज के फोर्स का। दूसरा टॉर्क बच्चों mg का टॉर्क, तो mg के टॉर्क के लिए बच्चों ये r परपेंडिकुलर जो है ये l/2 हो जाएगा, और आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो r क्रॉस f, तो हमारे पास mg का टॉर्क होगा mg इंटू l/2। और एक मिनट रुक जाइए, हमेशा डायरेक्शन चेक कर लेना, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि वो फोर्स जो एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में हो उसका टॉर्क एक्सिस के अलोंग आता है। तो ध्यान से विजुअलाइजेशन, दिस इज द एक्सिस, ये ऐसे घूमेगा, ये यूं घूमेगा। तो हमने आपको बताया था ना कि जैसे घूमता है एक्सिस जो होता है वो सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होता है, तो इस mg का जो टॉर्क है वो एक्सिस के अलोंग है, देखिए r क्रॉस mg। तो ये हिंज के फोर्स का टॉर्क है, ये mg का टॉर्क है, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। बता सकते हो बच्चों ये कौन सा एक्सिस है, ये ऐसा एक्सिस है, देखो ये ऐसे है एक्सिस आपकी तरफ, और ये यूं नीचे आ रहा है ऐसे, यहां से ऐसे जाके यूं नीचे आ रहा है। ये कौन सा एक्सिस है, रॉड के वन एंड से पास करने वाला और वन एंड के परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस। तो हमें मालूम है कि इस एक्सिस के अबाउट यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² / 3। तो दिस इज योर ml² डिवाइडेड बाय 3 इनटू अल्फा। ये लीजिए बच्चों, तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एक लाइन में आ गया, दिस आंसर इज अल्फा इज that is 3g/12, this is angular acceleration। आ गया, ये देखिए, लेकिन ये आंसर कब आया बच्चों, जस्ट आफ्टर। हम पता है जस्ट आफ्टर के बाद क्यों बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये सब बदल जाएगा। कैसे, ये रॉड ऐसे हो जाएगी, तो रॉड जब बच्चों ऐसे हो जाएगी ना इस तरफ ऐसे, तो क्या हो जाएगा, mg का टॉर्क बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इसीलिए क्वेश्चन आपको सिर्फ जस्ट आफ्टर डिस्कस कर रहा है। ठीक है, ये लीजिए जस्ट आफ्टर आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत आराम आराम से सॉल्व करना बच्चों। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी मैं आपसे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जानना चाह रहा हूं। जब भी हम किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन की बात करें तो दो बातें सोचना, बिकॉज वो पॉइंट एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों देखते हैं। अब देखिए बच्चों, बिकॉज इस मोमेंट पर क्या ओमेगा 0 है, देख रहे हो एक एक बात का मतलब है, जस्ट आफ्टर ओमेगा 0 है, जस्ट आफ्टर ओमेगा 0 है, तो इसका इधर जो मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो मुझे बनाना चाहिए था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा² l/2, क्योंकि मुझे पता है इस एक्सिस के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, प्योर रोटेशन में है,
तो इसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, लेकिन ओमेगा 0 होने की वजह से ये 0 है, इसलिए ये 0 आ जाएगा। समझ में आया? तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको इग्नोर मत करना, आगे हम लोग यूज करेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्यों नहीं आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में मुझे दिखाई दे रहा है कि हम इसको क्यों 0 लिख रहे हैं, बिकॉज यहां पर एंगुलर वेलोसिटी 0 होने की वजह से AC 0 है। तो मैं इसीलिए यहां पर हाईलाइट कर देता हूं कि द वैल्यू ऑफ AC इज 0। आगे कहीं पर इसका यूज आएगा, ठीक है। और बच्चों नीचे की तरफ तो आपको पता है ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये तो सेंट्रिपिटल है और टेंजेंशियल, क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज सेंस में है, मतलब इनवर्ड सेंस, इनवर्ड है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा। कितना आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन है, बिकॉज ये तो 0 है, इससे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। आर अल्फा, ये यहां से यहां तक बच्चों आर होगा, आर की वैल्यू है L/2 और एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। आ गया समझ में? तो यहाँ पर बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अल्फा L/2 कितना है जरा सॉल्व करिए। आई एम गेटिंग दिस अल्फा इज 3g/2L into L/2, so I am getting this acceleration of center of mass is 3g/4। ठीक है, ये लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/4 आ गया। सेंट्रिपिटल नहीं है, सिर्फ टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल कैसे बनाते हैं? आर अल्फा जैसे घूमने वाला सेंस होता है वैसे सर्कुलर बनाइए उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जैसे आप अल्फा अगर इधर दिखाओगे तो नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये आ गया समझ में? ओके, अब बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया ना, तो इन्होंने हमसे पूछा है फोर्स प्रोवाइडेड बाय द हिंज। मैं आपको थोड़ा अलग से समझा देता हूं इस डायग्राम में। ये रॉड है, आप देखना, आपको पता है कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स तो mg है, और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। कितना? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है 3g/4। एक बात बताइए बच्चों, क्या हमने आपको पढ़ाया है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है? तो एक्सटर्नल फोर्स एक तो ये है, लेकिन आप देख लो mg/m करने पे तो g आएगा, जबकि इसका एक्सेलरेशन 3g/4 आ रहा है। इसका मतलब है कोई और भी एक्सटर्नल फोर्स है, और वो एक्सटर्नल फोर्स है जो हिंज इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो हिंज इसको कितना फोर्स प्रोवाइड करेगा हमें नहीं पता, तो मैंने उसके दो कंपोनेंट मान लिए, Fx। आपको हमेशा ऐसे करना है, अगर आपको नेट डायरेक्शन नहीं दिख रहा हो तो पहले एजम्पशन ले लीजिए, Fx और Fy। अब हमें पता है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है Fx, उसको 0 होना, इसलिए हमारा ये Fx तो 0 आ गया। और y डायरेक्शन में कितना होगा? तो मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे है, तो एक्सटर्नल फोर्स है mg माइनस Fy इक्वल टू m इंटू ACM। ये बच्चों वर्टिकल में लिखा मैंने, यह है mg माइनस Fy इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3g/4। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा y डायरेक्शन में Fy लगेगा वो mg/4 है, और यही बच्चों फोर्स बाय द हिंज है। हिंज ने इतना फोर्स प्रोवाइड किया, समझ रहे हो? तो ये Fx 0 आ गया है, तो हमें पता है कि ये फोर्स वर्टिकल में है, और यही नेट फोर्स भी है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। लेकिन देखो बच्चों मैंने थॉट कैसे बनाया है, मैंने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को देखते हुए, ठीक है, ये mg नीचे है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, हमने Fy ऊपर माना, Fy की वैल्यू mg/4 आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला थॉट था कि हिंज के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा से अल्फा निकाल लो। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आने के बाद आपके पास एक ही फंडामेंटल बचता है, समेशन F एक्सटर्नल इज
टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल में, ये मैंने लगाया वर्टिकल में, और ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफी है।